नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार पालित। 11 बजने जा रहे हैं और बड़ी खबरों के साथ हाजिर हैं हम अभी में धुआंधार खबरों का ताजा तरीन बुलेटिन लेकर। अगले 1 घंटे तक खबर जहां होगी, जैसी होगी, आपको मिलेगी अभी दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, चाहे हो कोई शहर, हर बड़ी खबर नॉनस्टॉप पहुंचेगी आप तक। और आज का दिन जबरदस्त हलचल वाला है। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्ष का हंगामा शुरू हो चुका है। संसद के बाहर चंदा चोरी के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया। उधर पप्पू यादव पर भी हमले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आपको जानकारी दे दें, पप्पू यादव ने सीधे पीएम मोदी और अमित शाह पर अपने ऊपर हुए हमलों को लेकर जवाब मांगा। इधर 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की काउंटिंग भी चल रही है। बिहार की बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। इधर यूपी विधानसभा का मानसून सत्र भी थोड़ी ही देर में शुरू होने जा रहा है। और पंजाब विधानसभा का भी मानसून सत्र अब से थोड़ी देर में शुरू होगा। आज सावन का पहला सोमवार है। शिवालयों में भक्तों की भीड़ है और हर तरफ हर हर महादेव के नारे गूंज रहे हैं। जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन थम गया, लेकिन संसद में जारी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। विपक्ष ने पहले 2 सप्ताह तक छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन के मुद्दे पर संसद को ठप किया। अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी को अपना नया हथियार बना लिया है। विपक्ष आज भी चढ़ावा चोरी पर जोरदार हंगामा करने की तैयारी में है। इसका ट्रेलर संसद की कार्यवाही शुरू होने के पहले ही दिख गई है। विपक्षी सांसदों ने फिर चढ़ावा चोरी को लेकर संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। एक बार फिर से संसद भवन परिसर में दान पात्र रखकर उसमें चढ़ावा डाला। इसके अलावा विपक्षी सांसदों ने अमित शाह के खिलाफ भी प्रदर्शन किया और पिछले शुक्रवार को विपक्षी सांसदों ने चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर संसद परिसर में ड्रामा भी किया था। आपको जानकारी दे दें, पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव साधु के भेष में बैठे थे। उसके बाद देश भर में पप्पू यादव के खिलाफ प्रदर्शन हुए। कल दिल्ली में उनके घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हंगामा भी हुआ था। अब सीधा सदन की कार्रवाई शुरू हो गई है, देखिए। वह पैरा एथलेटिक श्री सोमन राणा ने स्वर्ण पदक जीता है। श्री नीरज चोपड़ा, श्री प्रवीण चित्रवेल, सुश्री यामिनी मौर्य, सुश्री जदुमणि सिंह, सुश्री लवलीना बोर गोयन, श्री नरेंद्र बेरवाल, पैरा एथलेटिक श्री शुभम जुआल ने रजत पदक जीता है। श्री तेजस्वी शंकर, श्री यशवीर सिंह, श्री सेल्वा प्रभु, सुश्री उन्नति शर्मा एवं श्री गुलवीर सिंह ने कांस्य पदक जीता है। इन खेलों में भारत के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 13 स्वर्ण, 17 रजत व 9 कांस्य पदक सहित 39 पदक जीते हैं और पदक तालिका में 4था स्थान प्राप्त किया है। इन खेलों में हमारी महिला खिलाड़ियों ने अपनी अद्भुत क्षमता का और असाधारण प्रतिभा का परिचय देते हुए 8 स्वर्ण पदक जीते हैं और 8 स्वर्ण पदक सहित 16 पदक जीते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का अगला संस्करण भारत में अहमदाबाद में वर्ष 2030 में आयोजित तो ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का जबरदस्त प्रदर्शन रहा। 4थे नंबर पर भारत रहा है। 13 गोल्ड मेडल भारत ने जीते हैं और जैसा कि अभी बताया गया कि उसमें से 8 जो मेडल्स मिले हैं वो देश की महिला शक्ति ने, नारी शक्ति ने जीते हैं, जो अपने आप में बहुत ही गर्व की बात है। इस तरह से भारत ने 39 कुल मिलाकर पदक जीते हैं, जिसमें सिल्वर भी है और ब्रॉन्ज मेडल भी है। तो 13 गोल्ड और साथ ही 39 कुल मिलाकर मेडल्स भारत ने जीते और 4थे नंबर पर रहा है। और बड़ी बात यह है कि भारत ने यहां पर शानदार प्रदर्शन किया। अब 2030 में जो अगला कॉमनवेल्थ गेम्स खेला जाएगा वो भारत के ही अहमदाबाद शहर में खेला जाएगा, जिसकी मेजबानी भारत को मिल गई है। तो आने वाले जो अब साल हैं वो भारत के लिए महत्वपूर्ण होंगे तैयारी करने को लेकर। अब देखिए, तस्वीर आप देखिए और विपक्ष के मूड को आप समझिए। विपक्ष आज भी हंगामे के मूड में ही संसद के अंदर दाखिल हुआ है। आज भी तख्तियां लेकर, पेपर लेकर, आज भी पोस्टर्स लेकर लगातार हंगामा किया जा रहा है।
एक तरफ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा समाजवादी पार्टी के सांसदों की तरफ से उठाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बाकी जो विपक्षी दल हैं वो लगातार गृह मंत्री अमित शाह सदन में क्यों नहीं है, इसको लेकर जवाब मांग रहे हैं। इस बीच जबरदस्त हंगामा हो रहा है। पप्पू यादव ने जिस तरीके से संसद परिसर में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर एक स्किट किया था, साधु के वेश में आए थे, देश भर में उनके खिलाफ गुस्सा उमड़ पड़ा है और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कल वो कर रहे थे तो उस दौरान हंगामा हुआ और उन पर हमले की कोशिश भी की गई थी। तो आज विपक्ष चढ़ावा चोरी पर जोरदार हंगामा करने की तैयारी में है। इसका ट्रेलर संसद की कार्यवाही शुरू होने के पहले ही दिख गया है। विपक्षी सांसदों ने फिर चढ़ावा चोरी को लेकर संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। एक बार फिर संसद भवन परिसर में दान पात्र रखकर उसमें चढ़ावा डाला गया है। और इस वक्त लखनऊ में योगी आदित्यनाथ बात कर रहे हैं, आपको सीधा ले चलते हैं विधानसभा। 16 मार्च 1936 को आजमगढ़ के बिंदवल में हुआ था। वर्तमान विधानसभा में वे 5वीं बार सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। वे सर्वप्रथम वर्ष 1996 के मध्यावधि चुनाव में, तत्पश्चात 2002, 2012, 2017 एवं 2022 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र निजामाबाद जिला आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। वे विधानसभा की विभिन्न समितियों के सदस्य रहे तथा वर्तमान में विधानसभा की आचार समिति के भी सदस्य थे। उम्र के इस पड़ाव में भी उनका राजनीतिक सक्रियता एक सक्रिय जनप्रतिनिधि को प्रेरित करती थी। श्यालम्बदी का इस आयु में निर्वाचित होना यह दर्शाता है कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में यदि हम जनता और अपने क्षेत्र के प्रति समर्पित रहें तो आयु की सीमा मायने नहीं रखती। श्यालम्बदी सरल, विनम्र और जनसामान्य से जुड़े हुए एक जनप्रिय नेता थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में वे अपनी सादगी और वेदांत छवि के लिए जाने जाते थे। समाज के गरीब और वंचित वर्ग के उत्थान, सामाजिक कार्यों और शिक्षा के प्रसार में उनकी विशेष रुचि थी। वे अपने क्षेत्र के बुनियादी मुद्दों को लेकर के सदैव इस माननीय सदन में आवाज उठाते थे। एक व्यवहार कुशल और लोकप्रिय जनप्रतिनिधि का सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वे अपने क्षेत्र के विकास और जनता के कल्याण के लिए सदैव समर्पित रहे। श्यालम्बदी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ और समाजसेवी को खो दिया है। मैं उनके निधन पर इस माननीय सदन की ओर से उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों तक भेजने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री माता प्रसाद पांडे जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा तो उत्तर प्रदेश विधानसभा की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त कार्रवाई शुरू हो चुकी है और यहां पर योगी आदित्यनाथ ने अभी अपनी बात रखी थी और जैसा प्रतीत हुआ कि जो यहां पर विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक जिनके शायद देहांत के बाद उनके प्रति संवेदना व्यक्त की गई है। मेरी पहली मुलाकात उनकी 2002 में जब वो फिर चुन के आए थे तो मैं यहाँ आया था। बाद में मैं स्पीकर बना तो उस स्पीकर के नाते भी वो मुझसे अक्सर मिलते जुलते रहते। तो बहुत साधारण स्वभाव के थे और उनकी भावनाएं उस वृद्धावस्था में भी बड़ी नई उम्र के बराबर थी। क्योंकि जब वो मेदांता में भर्ती थे तो मैं उनसे मिलने गया था। उनसे हालचाल पूछा, कहा चुनाव का क्या होगा, कहीं मैं फिर लड़ूंगा। हमने कहा इस उम्र में आप लड़ोगे? कहीं मेरे पास वो उमंग है, वो ताकत है कि मैं लड़ सकता हूँ। मैं उनको समझाया कि अपने बेटे को दे दो लड़ने को। कहने नहीं, मैं ही लड़ूंगा। मैं उनको समझा के फिर आया। चलते समय नमस्कार हुआ।
तो जो दिवंगत विधायक हैं उनको श्रद्धांजलि सदन के अंदर दी जा रही है, लेकिन यह भी तय मानिए कि यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र में जबरदस्त हंगामा होगा। विपक्ष राम मंदिर, चढ़ावा चोरी, पेपर लीक, जौहर यूनिवर्सिटी को नोटिस जैसे मुद्दे पर योगी सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं सरकार भी विपक्ष के हर सवाल के जवाब के लिए तैयार है। कल योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी, जिसमें बुनियादी ढांचे और जन कल्याण योजनाओं पर फोकस होगा। तो यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र में एक बार फिर हंगामे के आसार हैं। चूंकि विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा है, खासकर समाजवादी पार्टी के पास एक बड़ा मुद्दा है राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर। आप देखिए कैसे विधानसभा परिसर में भी समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो लामबंद होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ नीट का मुद्दा भी उठा रहे हैं। तो नीट का मुद्दा हो, चाहे फिर राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा हो और जौहर यूनिवर्सिटी को मिले नोटिस का मुद्दा हो, इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, लेकिन सरकार की अपनी रणनीति है, सरकार की अपनी तैयारी है। इस बीच 3 दिन का सत्र बुलाना निंदनीय है, ये कहा है शिवपाल यादव ने। समस्याओं से सरकार भाग रही है और चंदा चोरी और युवाओं का सवाल सरकार नहीं लेना चाहती, नहीं सुनना चाहती। विपक्ष के सवालों से बचने के लिए 3 दिन का सत्र बुलाया गया, ये कहना है शिवपाल यादव का। 3 दिन का सत्र बुला करके ये सरकार निंदनीय काम कर रही है। प्रदेश में देखिए समस्याएं बहुत हैं, तो बहुत समस्याओं से ये सरकार भाग रही है। चंदा चोरी का सवाल, युवाओं का सवाल, और इतने कम समय में और इतने समय में तो लोकतंत्र में जब समस्याओं से भाग रही है तो लोकतंत्र में इतने समय से कम समय में समस्याओं का हल नहीं हो सकती है। तो हम इस सरकार के एक कम समय में बुलाने पर इस सरकार की निंदा करते। यूपी विधानसभा के सत्र का आज पहला दिन है और विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। दान पेटियां हैं हाथों में, प्ले कार्ड्स हैं जिसमें लिखा है चंदा चोर, गद्दी चोर, दान का पैसा कहाँ मिलेगा, बीजेपी के खाते में। साथ में जो स्कूल्स यूपी में बंद हुए हैं, जो अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि 26,000 स्कूल बंद हो गए हैं, वो मुद्दा भी ये लोग उठा रहे हैं। हम लोग बीजेपी के सरकार में किसान परेशान, छात्र परेशान, चंदा चोरों से सब लोग परेशान हैं। आज हम लोग आप दान पाते देखिए, भगवान राम की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। भगवान राम के चंदे को चोरी और चढ़ावे को चोरी करने का काम किया है। तो चढ़ावा चोर, गद्दी छोड़, चढ़ावा चोर, गद्दी छोड़। आप स्कूल का भी लिए हुए हैं और बीजेपी के सरकार में 10 साल में 26,000 स्कूलों को बंद कर दिया गया। इनकी मंशा साफ नहीं है। ये चाहते हैं, बीजेपी चाहती है कि जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब है, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के जो बच्चे हैं, ये पढ़ने। एक तरफ 27 की जंग उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी है, तो वहीं उपचुनाव की जंग का किंग कौन होगा, इसका पता चंद घंटों के बाद चल जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की काउंटिंग चल रही है। बिहार के बांकीपुर सीट पर बड़ा उलटफेर नजर आ रहा है। प्रशांत किशोर बीजेपी कैंडिडेट से आगे चल रहे हैं, तो उधर मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर भी वोटों की गिनती चल रही है। यहाँ बीजेपी के आशुतोष तिवारी आगे चल रहे हैं। उधर गुजरात की मंजालपुर सीट पर भी वोटों की गिनती जारी है, जहां पर इस वक्त बीजेपी आगे है। तो 3 राज्यों की 3 सीटों पर वोटों की गिनती चल रही है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है बिहार की बांकीपुर सीट, जहां 5 बार मौजूदा बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नबी जीत हासिल करते रहे। लेकिन इस बार जो अभी तक नतीजे सामने आ रहे हैं, धीरे धीरे जो 2 राउंड से 3 राउंड तक की अभी तक काउंटिंग हो चुकी है, उसमें जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर इस वक्त आगे चल रहे हैं। यहां पीके ने बड़ा उलटफेर किया है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बीजेपी के गढ़ में इस वक्त आगे हैं। 3 राउंड के बाद प्रशांत किशोर 1162 वोटों से आगे हैं। बांकीपुर में आरजेडी प्रत्याशी रेखा कुमारी तीसरे नंबर पर हैं। 3 राउंड के बाद रेखा कुमारी को अब तक महज 762 वोट ही मिले हैं। 3 राउंड में पीके को 5032 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार को 3 राउंड के बाद 3870 वोट ही मिले हैं। तो एक बड़ा उलटफेर बांकीपुर सीट पर देखने को मिल रहा है। वो सीट जिसे बीजेपी का गढ़ कहा जाता रहा है, वो सीट जहां से नितिन नवीन चुनाव जीतते रहे हैं, उस सीट पर प्रशांत किशोर ने ताल ठोककर बाजी को पलटने का काम किया है और प्रशांत किशोर
चुनाव लड़ रहे हैं, अपना पहला चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या पहले ही चुनाव में प्रशांत किशोर को कामयाबी मिल जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। तो आपको बता दें कि बांकीपुर की सीट बहुत अहम है, और बांकीपुर की सीट इसलिए अहम है क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ है, जहां से नितिन नवीन 5 बार लगातार विधायक चुने गए हैं, और यहां पर कायस्थ जो वोटर्स हैं वो बीजेपी के लिए बहुत अहम है। नीरज कुमार सिन्हा को यहां पर मैदान में उतारा गया है। प्रशांत किशोर जो संस्थापक हैं जन स्वराज पार्टी के, खुद ताल ठोक रहे हैं मैदान में। और तीसरे यहां पर रेखा कुमारी गुप्ता है। रेखा गुप्ता जो पिछली बार भी आरजेडी की ही कैंडिडेट रही थी, एक बार फिर से आरजेडी ने उन्हीं को मैदान में उतारा है, तो यहां पर वैश्य वोटों का दबदबा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि पहला राउंड जो रहा उसमें पीके की रफ्तार कैसे रही। पहले में 862 वोट ज्यादा उन्होंने पाए अपने प्रतिद्वंदी से, दूसरे राउंड में 299 वोट ज्यादा पाए, और तीसरा राउंड अभी 1 वोट ज्यादा उनको मिला। तो 3 राउंड यहां पर हो चुके हैं। तो 3 राउंड के हिसाब से अगर आप देखें तो जो बताया जा रहा है कि करीब 1100 से ज्यादा वोट के जरिए इस वक्त बांकीपुर सीट में पीके आगे हैं अपने प्रतिद्वंदियों से, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है बीजेपी के कैंडिडेट नीरज कुमार सिन्हा, और उसके बाद है रेखा गुप्ता जो आरजेडी की कैंडिडेट है। यह सीट इसलिए अहम है क्योंकि 2025 में जब चुनाव हुए यहां पर, तो यहां बीजेपी को करीब 62% से ज्यादा वोट मिले थे बीजेपी को, और नितिन नवीन जीते थे। और दूसरी तरफ रेखा गुप्ता जो आरजेडी की कैंडिडेट थी, इन्हें करीब 31% वोट मिले थे, और जन स्वराज को प्रशांत किशोर कैंडिडेट नहीं थे उस वक्त बांकीपुर में, इनको महज 5% वोट मिले थे। आप सोचिए कि 5% वोट मिला था 2025 में, और 2026 आते आते इस वक्त यहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी को पीछे छोड़ते हुए, आरजेडी को पीछे छोड़ते हुए जन स्वराज आगे है। अब देखिए, दिलचस्प मुकाबला मध्य प्रदेश के दतिया में भी चल रहा है, जहां कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर बीजेपी ने आशुतोष तिवारी पर दांव खेला। दतिया उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दतिया उपचुनाव में 2 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। बीजेपी के आशुतोष तिवारी 875 वोटों से आगे चल रहे हैं। दतिया में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी के आशुतोष तिवारी के खिलाफ कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। दिलचस्प बात यह है कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को कैंडिडेट बनाया गया, जिस पर नरोत्तम मिश्रा ने काफी नाराजगी भी दिखाई थी। उनके समर्थकों ने काफी बवाल भी किया था। हालांकि बाद में दिल्ली परेड के बाद वो मान गए थे। उन्होंने कहा था कि वो कैंडिडेट के लिए वोट मांगेंगे। हालांकि भावुक भी हुए थे मंच पर, और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी ने बढ़त बना ली है। तो आपको दिखा रहे हैं 2 तस्वीर आप देख पा रहे हैं। यहां पर 2 कैंडिडेट्स हैं दतिया में, और दतिया में सबसे बड़ी बात है कि 30 जुलाई को जब मतदान हुआ तो सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी। 77% से ज्यादा यहां पर वोटिंग हुई, और इस वोटिंग से यही माना जा रहा था कि हो सकता है कि यहां पर जो जीत होगी किसी एक तरफ ही जाएगी यहां पर। और जिस तरह से बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिलने के बाद बीजेपी के अंदर खाने में या समर्थकों में कहीं ना कहीं एक निराशा दिख रही थी, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि यहां पर कांग्रेस को बढ़त मिले। लेकिन अभी तक के जो रिजल्ट्स हैं उसको जानने के लिए सीधा हम हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ से बात करेंगे। अनुराग, ताजा आपके पास जानकारी क्या है, इस वक्त दतिया में कौन आगे है? देखिए, ताजा अपडेट जो इस वक्त इंडिया टीवी के पास है, चौथे राउंड की गिनती चल रही है, और जो कांग्रेस है वो तकरीबन 783 वोटों से आगे है। जी हां, 783 वोटों से आगे है। घनश्याम सिंह जो कांग्रेस के उम्मीदवार है, 4808 वोट इस चौथे राउंड में अब तक मिल चुके हैं, और आशुतोष तिवारी को 4058 वोट, और दामोदर यादव को 2025 वोट। तो लगातार ये अभी जो ग्रामीण इलाके हैं वहां की मतपेटियां जो है वो खुल रही हैं। 21 जो है टोटल पेटियां खुली है अलग अलग जो केंद्रों की। तो माना जा सकता है कि उसमें अभी कांग्रेस को एज मिल रहा है, जबकि ये ग्रामीण इलाके जो है इनमें कहा जाता था कि ये बीजेपी के कोर वोटर हैं। तो ऐसे में ये बात निकल कर आ रही है, कहीं ये वो नाराजगी नरोत्तम मिश्रा के मन से गिरे हुए आंसुओं की वजह से तो नहीं है, जिसमें नरोत्तम मिश्रा ने भले ही आशुतोष तिवारी को जिताने को कहा था, लेकिन जो उनके समर्थक थे। ठीक है अनुराग, ताजा अपडेट ये है कि चौथे राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है, जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी ने बढ़त बना ली है। अब देखना है बढ़त आगे तक बनी रहेगी या फिर बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो वापसी करेंगे। सीधा बांकीपुर चल लेते हैं, नीतीश मेरे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। नीतीश, एक बड़ा उलटफेर हमें बांकीपुर सीट पर भी देखने को मिल रहा है। अभी की ताजा अपडेट बताइए, कितने राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और क्या अभी भी प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं? जी हाँ, लगातार प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। चौथे राउंड की समाप्ति के बाद 1145 वोटों से आगे चल रहे हैं, और शुरू से जैसा लग रहा था कि मुकाबला कांटे का है।
ये अलग बात है कि पिछली बार बीजेपी को करीब 50,000 से अधिक वोटों से बढ़त मिली थी, कामयाबी मिली थी, लेकिन इस बार जीत का जो मार्जिन है किसी के भी पक्ष में जाए, लेकिन ये कड़ा मुकाबला होगा और ये साफ तौर पर रुझानों से भी दिख रहा है। हालांकि अभी बहुत कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन लगातार जिस तरह से प्रशांत किशोर बढ़त बनाए हुए हैं और यदि लगातार ये बढ़त आगे इसी तरह बनी रही तो मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो सकता है। और निश्चित रूप से ये दिख रहा है कि प्रशांत किशोर ने जो कोशिश की थी कि आरजेडी और बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी की जाए, उसमें वो कामयाब होते दिख रहे हैं। आरजेडी ने वैश्य समाज के उम्मीदवार को अपने चुनाव मैदान में उतारा। MY उनका अपना एक वोट बैंक माना जाता है। इससे पहले भी उपचुनाव में उन्होंने इसी तरह के प्रयोग किए जिसमें उनको कुछ हद तक कामयाबी भी मिली थी, जिसमें वैश्य वोट जो है उनके साथ जुड़ा था। तो तेजस्वी यादव ने जरूर इस बार भी ये प्रयोग करके ये सोचा कि शायद कामयाबी मिलेगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनके वोट बैंक में ही, जो उनका मूल आधार वोट बैंक है, उसमें ही सेंधमारी हो गई है। क्योंकि वोटिंग के दिन भी इस तरह की खबरें आ रही थी कि जो मुस्लिम वोटर हैं उन्होंने प्रशांत किशोर का साथ दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी का जो एक कोर वोट बैंक माना जाता है सवर्णों का, उसमें भी सेंधमारी करने में प्रशांत किशोर कामयाब होते दिखे हैं। और निश्चित रूप से जो रुझान दिख रहे हैं उससे इस बात के संकेत अभी मिल रहे हैं। हालांकि अभी कई राउंड की वोटिंग जो है, काउंटिंग माफ कीजिएगा, बची हुई है। ऐसे में ये कहना अभी मुश्किल है कि नतीजे क्या आएंगे, लेकिन ये साफ तौर पर दिख रहा है कि प्रशांत किशोर काफी कड़ी टक्कर देते हुए दिख रहे हैं। और जाहिर है जिसको भी जीत मिलेगी वो जीत का मार्जिन बहुत कम होने जा रहा है। और प्रशांत किशोर ने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह से कोशिश की एक नैरेटिव बनाने की, बीजेपी का जो कोर वोट बैंक जो नाराज था उनकी नाराजगी को जिस तरह से उन्होंने सामने रखा, जो बातें उन्होंने कही, सम्राट चौधरी को जिस तरह से उन्होंने कहा कि यदि इस चुनाव का नतीजा उनके पक्ष में आता है तो सम्राट चौधरी जो है वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, वो बदले जाएंगे। तो बीजेपी का एक ऐसा तबका जो सम्राट चौधरी को पसंद नहीं कर रहा था, उनको उन्होंने टारगेट किया। और इसी तरह से उन्होंने लगातार ये बताने की कोशिश की कि बीजेपी जो है वोटरों को, खासतौर से जो अपना कोर वोटर है, उसको किस नज़रिए से देखती है। और यही कारण है कि लगातार उन्होंने चुनाव प्रचार में ये बातें कही कि बीजेपी ऐसा कहती है कि कोई कुत्ता बिल्ली भी यहाँ से खड़ा हो जाए तो वो उसे जीतवा लेगी। हालांकि किसी पार्टी के नेता ने, आधिकारिक तौर पर बड़े नेता ने ऐसी कोई बात नहीं कही, लेकिन लगातार प्रशांत किशोर ने जिस तरह से इसको ध्यान में रखते हुए चुनाव प्रचार चलाया, उसमें अब वो कामयाब होते दिख रहे हैं, यदि हम रुझानों को ही नतीजे के तौर पर देखें। जी ठीक है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कई लोगों को यह भी लगेगा क्योंकि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला ये इलेक्शन है और इसमें जीत हार कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी उंगलियां उठाएंगी। जो उनके समर्थक हैं या फिर जो उनके समर्थक नहीं है, ज्यादातर वो लोग ही उंगलियां उठाएंगे। लेकिन इस बीच क्या कांग्रेस ने एक तरह से सरेंडर किया था इस पूरे चुनाव में? क्या कांग्रेस ने सपोर्ट किया था पीछे से यहां पर प्रशांत किशोर को? जी हाँ, देखिए कांग्रेस बिल्कुल इस पूरे चुनाव में कहें तो कहीं नज़र नहीं आई। कोई प्रचार के दौरान या फिर यहाँ तक कि उनकी पार्टी से जुड़े जो कुछ नेता थे वो प्रशांत किशोर के साथ तस्वीरें खिंचाते हुए दिखे। पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह के बेटे जो पुलिस कमिश्नर दिल्ली रह चुके हैं, निखिल कुमार, उनके साथ उनकी तस्वीर भी सामने आई प्रशांत किशोर की। तो एक तरह का समर्थन जो है वो दिख रहा था। और पूरे चुनाव प्रचार में खुद तेजस्वी काफ़ी देर से सक्रिय हुए। अंतिम 2 दिनों में उन्होंने रोड शो जरूर किया, काफ़ी कोशिश जरूर की, लेकिन इस दौरान जो है वो इसमें काफ़ी नुकसान कहे हो सकता था, क्योंकि जो आरजेडी का वोट बैंक है, मुस्लिम और यादव, जो मूल वोट बैंक उनका माना जाता है, उसकी जो नाराज़गी है वो दिख रही थी। और कहीं ना कहीं जो अभी रुझान दिख रहे हैं उसमें इस बात के संकेत दिख रहे हैं कि मुस्लिम वोटर ने जो है वो आरजेडी को छोड़कर एक बड़ा वोट बैंक जो कहें उनका हिस्सा जो है, बड़ा हिस्सा, वो प्रशांत किशोर के साथ नजर आया। और इससे पहले भी जो आम चुनाव जब हुआ कर रहे थे उस समय भी ओवैसी के साथ गठबंधन को लेकर जो मुसलमानों के एक हिस्से में नाराजगी थी कि तेजस्वी ने उन्हें वो सम्मान नहीं दिया, उनके साथ तमाम समीकरणों को जानते बूझते ही प्रशांत किशोर मैदान में उतरे थे और रणनीति ऐसी बनाई कि बीजेपी के वोट बैंक में भी सेंधमारी प्रशांत किशोर ने की और आरजेडी के वोट बैंक में भी प्रशांत किशोर ने सेंधमारी की, जिसका नतीजा यह है कि चौथे राउंड में भी प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए नीतीश और अनुराग। 3 राज्यों की 3 सीटों पर उपचुनाव की काउंटिंग चल रही है। इनमें सबसे चौंकाने वाली खबर बिहार के बांकीपुर से है, जहां पर प्रशांत किशोर लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, तो मध्य प्रदेश के दतिया में बीजेपी के आशुतोष तिवारी एक बार फिर आगे निकल गए हैं।
बांकीपुर उपचुनाव बेहद अहम है क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ है। बीजेपी यहां 1995 के बाद कोई चुनाव नहीं हारी। वहीं प्रशांत किशोर अपना पहला चुनाव लड़ रहे हैं। तो दतिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर बीजेपी ने आशुतोष तिवारी पर दांव लगाया था और नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। काफी हंगामा हुआ था। हालांकि बाद में डैमेज कंट्रोल किया गया था, लेकिन क्या वो डैमेज कंट्रोल काम आएगा बीजेपी के, देखना दिलचस्प होगा। बिहार की बांकीपुर सीट पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। 4 राउंड के बाद भी प्रशांत किशोर 1145 वोटों से आगे चल रहे हैं। बांकीपुर में 27 राउंड की गिनती बाकी है। बीजेपी के नीरज कुमार को अब तक 5124 वोट मिले हैं, जबकि प्रशांत किशोर को अब तक 6269 वोट मिले हैं। खास बात तो यह है कि आरजेडी प्रत्याशी रेखा कुमारी कहीं रेस में नजर ही नहीं आ रही हैं। वो तीसरे नंबर पर हैं। रेखा गुप्ता को अभी तक 1000 वोट भी नहीं मिले हैं। 4 राउंड के बाद रेखा गुप्ता को कुल 884 वोट मिले हैं। प्रशांत किशोर ने पहले राउंड में जो लीड बनाई, उसके बाद अभी तक पीछे मुड़कर उन्होंने देखा नहीं है। और दिलचस्प मुकाबला मध्य प्रदेश की दतिया में भी चल रहा है, जहां कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर बीजेपी ने आशुतोष तिवारी पर दांव खेला। दतिया उपचुनाव से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। दतिया उपचुनाव में 2 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। बीजेपी के आशुतोष तिवारी 875 वोटों से आगे चल रहे हैं। दतिया में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। बीजेपी के आशुतोष तिवारी के खिलाफ कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को उतारा है। दिलचस्प बात तो यह है कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को कैंडिडेट बनाया गया, जिसको लेकर काफी विरोध हुआ और कांग्रेस को ऐसा लगा कि बीजेपी में 2 फाड़ हुई है, जिसका फायदा उन्हें मिलता नजर आएगा। बहरहाल आपको बता दें कि 2008 से लेकर 2018 तक यहां से लगातार नरोत्तम मिश्रा जीतते रहे हैं, लेकिन पिछली बार वो चुनाव हार गए थे। और हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ अलग अलग जगहों से। नीतीश चंद्र बांकीपुर से है और अनुराग अमिताभ हमारे साथ दतिया से जुड़े हुए हैं। नीतीश, आपके पास में आ रही हूं। बांकीपुर में ही सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। प्रशांत किशोर सवर्ण वोटों को काटने में कामयाब हो गए हैं। कम से कम शुरुआती रुझान तो ये बता रहे हैं नीतीश। जी हाँ, बिल्कुल। शुरुआती रुझान से ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने बीजेपी और आरजेडी दोनों के वोट बैंक में सेंधमारी कर ली है और 6ठे राउंड तक की जो है वो गिनती हो चुकी है और 6ठे राउंड तक भी प्रशांत किशोर ने बढ़त बनाए रखी है। हालांकि बहुत ही मामूली बढ़त अभी है और 31 राउंड तक का अभी काउंटिंग होनी है, इसलिए अंतिम रूप से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये साफ तौर पर दिख रहा है कि जो बीजेपी का गढ़ हुआ करती थी बांकीपुर, जहां से लगातार बीजेपी जीत रही थी, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, जहां 50,000 से बड़ी जीत मिली थी पिछली बार, वहां पर बीजेपी का उम्मीदवार यदि पीछे चल रहा है लगातार 6ठे राउंड में, तो निश्चित रूप से ये जनसुराज पार्टी के लिए एक अच्छी खबर है। और यदि यही रुझान आगे बनते रहे तो साफ तौर पर इससे बिहार की राजनीति में हम कह सकते हैं कि कई बदलाव के संकेत दिख रहे हैं। और आरजेडी का प्रदर्शन जो दिख रहा है, तीसरे नंबर पर आरजेडी दिख रही है, तो ऐसे में आरजेडी के लिए भी इसमें एक बड़ा संदेश है, क्योंकि जो विपक्ष की जो मुख्य भूमिका है उसमें आरजेडी है, लेकिन इस नतीजे के बाद प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जनसुराज पार्टी, वो एक नई भूमिका में आ सकती है। हालांकि ये उपचुनाव है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन भी यदि आप देखें जो रहा है, वो साफ तौर पर बता रहा है कि बीजेपी के जो वोट बैंक हैं उनमें जो नाराजगी की बातें कही जा रही थी, जो नाराजगी लंबे समय से कही जाती रही है, और हाल के दिनों में जो कुछ घटनाक्रम हुए, चाहे वो जहानाबाद की घटना हुई, एक नीट छात्रा से जो रेप की घटना हुई, और इसके अलावा भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ, और यूजीसी बिल की बात कहें तो समय समय पर इस तरह की नाराजगी आ रही थी। लेकिन आम चुनाव में वो नाराजगी नहीं दिखी, क्योंकि जो कोर वोट बैंक है बीजेपी का, सवर्ण वोट बैंक, वो कोई इस तरह का प्रयोग नहीं करना चाह रहा था जनसुराज पार्टी के साथ या किसी दूसरे विकल्प के साथ जाकर कि सरकार में कोई संकट आ जाए। यानी सरकार बनाना उस समय बड़ी चुनौती थी, बड़ा लक्ष्य था। लेकिन अभी उपचुनाव है तो जाहिर है अभी वो बंदिशें नहीं है, और ऐसे में जिसकी भी नाराजगी थी वो नाराजगी दिखाने का ये अभी एक नीतीश, इस बीच एक बड़ी खबर हम दे रहे दतिया से जो आ रही है। दतिया में इस वक्त कांग्रेस आगे हुई है। कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम सिंह 33 वोट से आगे हो गए हैं। तीसरे राउंड में इस वक्त कांग्रेस आगे हो गई है। दतिया की सीट भी बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली बार यहां जब चुनाव हुए थे तो बीजेपी को हराकर यहां पर कांग्रेस ने बाजी मारी थी। हालांकि डिस्क्वालीफाई होने की वजह से एक बार फिर से यहां पर चुनाव कराए जा रहे हैं और इस वक्त चुनावी मैदान में बीजेपी की ओर से आशुतोष तिवारी हैं और घनश्याम सिंह हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। नरोत्तम मिश्रा इस सीट से लगातार 2008 से लेकर 18 तक लगातार 3 बार जीतते रहे, लेकिन पिछली बार उनको हारने के बाद जब उपचुनाव हुए तो बतौर कैंडिडेट नहीं उतारा गया, जिसको लेकर उनके समर्थकों में भारी नाराजगी भी देखने को मिली थी। अनुराग अमिताभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
अनुराग, इस वक्त जो रुझान आ रहे हैं, जो काउंटिंग हो रही है, उसके लिहाज से बताया जा रहा है कि अब कांग्रेस इसमें आगे हो गई है, तो कहीं ना कहीं क्या ये आगे बढ़त बनी रह सकती है कांग्रेस की? क्या इस तरह की जमीन उन्होंने तैयार की थी? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस की बढ़त जो है चौथे राउंड में तकरीबन 833 वोटों से बनी हुई है बीजेपी के मुकाबले। और ये जो चारों जो राउंड हैं, ये इसमें मतपेटियां खुली हैं ग्रामीण की, जहां पर कहा जाता था कि एक और वोटर है बीजेपी का, और उन जगहों पर कांग्रेस का आगे होना कहीं ना कहीं बीजेपी के खेमे में चिंता जरूर जगा रहा है। हालांकि अभी जो 11 राउंड्स हैं वो अभी बाकी हैं। ऐसे में मतदाता किस तरफ उसका रुझान पलटता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं उससे साफ तौर पर जो नरोत्तम मिश्रा के समर्थक थे, जिनकी नाराजगी थी, भले ही नरोत्तम मिश्रा ने मंच से आकर आंसुओं के जरिए कहने की कोशिश की थी कि आशुतोष तिवारी को जिताया जाए, लेकिन उनके कार्यकर्ता लगातार जो ग्रामीण लेवल पे थे, उनको लग रहा था एक कद्दावर नेता का टिकट काटा है, जिसके जरिए दतिया की पहचान पूरे मध्य प्रदेश में थी, अक्रॉस द बॉर्डर थी। ऐसे में उस कद्दावर नेता का टिकट कट गया है। नया नेता एक है जो पास की विधानसभा से आता है, उसको जिताना कहीं ना कहीं उनके लिए भारी गुस्से का विषय था। यही वजह है कि जो ग्रामीण मतदाता है, हमेशा अपेक्षा चुनाव प्रचार के लिए गए थे बीजेपी के कैंडिडेट के लिए, अपेक्षा दिखाई दे रही है। तो निश्चित तौर पर नरोत्तम मिश्रा, देखिए, नरोत्तम मिश्रा ने मंच से भी यही अपील की थी, तमाम अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कहा था कि उन्हें वोट बीजेपी के पक्ष में देना है, और जगह जगह प्रचार के लिए भी गए थे। लेकिन ग्रामीण जो मतदाता था, जो कोर वोटर था नरोत्तम मिश्रा का, उसे ये समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं एक तरीके से नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर ये बताने की कोशिश की गई है कि 2023 के बाद न उन्हें लोकसभा में टिकट दिया गया, न राज्यसभा में टिकट दिया गया, प्रदेश अध्यक्ष बनने की बात आती थी उससे भी उनको अलग कर दिया गया। और ऐसे में विधानसभा का टिकट कटने के बाद तमाम जो नरोत्तम मिश्रा के कार्यकर्ता थे, उन्हें दिखाई दे रहा था कि नरोत्तम मिश्रा का राजनीतिक भविष्य कहीं ना कहीं अब खात्मे की ओर है। यही वजह है कि उनकी नाराजगी जो थी वो चरम पर दिखाई दी। तब दिखाई दी जब उन्होंने बीजेपी कार्यालय पर कब्जा किया, तब दिखाई दी जब बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, तमाम बड़े पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया। यही वजह थी कि नरोत्तम मिश्रा को मंच से आकर कहना पड़ा कि हम बीजेपी मात्र पार्टी है, हमें बीजेपी का साथ देना। लेकिन अभी जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं, पहला मिश्रा ने बेशक बहुत कोशिश की हो, लेकिन नरोत्तम मिश्रा की कोशिश अभी तो रंग नहीं ला रही है। हालांकि कांटे की टक्कर है, कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। दोनों ही कैंडिडेट्स बड़े आगे चल रहे हैं, एक दूसरे को आगे पीछे कर रहे हैं हर बदलते राउंड में। अब देखना यह होगा कि सीट पर बाजी कौन मारता है। वहीं गुजरात की मंजालपुर सीट पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि यहां भी उपचुनाव की काउंटिंग चल रही है। बीजेपी विधायक के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी, यहां बीजेपी लीड कर रही है। बड़ी खबर यह है कि गुजरात की मंजालपुर सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी के सत्येंद्र पटेल 12,401 वोटों से आगे चल रहे हैं। 7 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, 12 राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है। कांग्रेस प्रत्याशी भीखा भाई रबारी पीछे चल रहे हैं। यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही मुकाबला है और बीजेपी ने इस सीट पर बढ़त बना रखी है। तो गुजरात के मांजलपुर सीट की अगर बात की जाए तो यहां पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि 30 जुलाई को जब यहां पर मतदान हुआ तो महज 37% से कुछ ज्यादा ही यहां पर मतदान हुआ था, और सबसे कम मतदान इसी सीट पर हुआ है पिछले 30 तारीख को जो चुनाव हुए थे 3 अलग अलग सीटों पर। लेकिन इसके बावजूद इस वक्त बीजेपी को जो बढ़त मिल रही है, जो मार्जिन मिल रहा है, वो अपने आप में बताता है कि लगातार बीजेपी ने अपनी जमीन पकड़ जो है वो मजबूत बनाए रखी है। गुजरात में बीजेपी अभी भी मजबूत है। 2022 में जब चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने करीब 180 सीटों के इस राज्य में बीजेपी ने 150 से ज्यादा सीटें जीती थी। करीब 162 सीटों के करीब बीजेपी ने जीता था। तो इस बीच बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये चुनाव हो जाते हैं। अब देखिए, मांजलपुर सीट पर तो आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना रखी है, लेकिन बांकीपुर सीट पर उलटफेर हो रहा है। वो बांकीपुर सीट जिसे बीजेपी 1995 से जीतती आई है, इस बार यहां वो अनकंफर्टेबल नजर आ रही है और यहां पर प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। नीतीश, क्या चूक भारतीय जनता पार्टी से रह गई? हालांकि ये शुरुआती रुझान है, अभी नतीजे में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर बीजेपी की रणनीति और बीजेपी की तैयारी की बात करें तो शुरुआत से बड़ी अनकंफर्टेबल सी थी भारतीय जनता पार्टी। पहले कैंडिडेट को बदल देना, उसके बाद रणनीति को बदलना, बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतारना, कुछ भी काम नहीं आया। जी हाँ, बिल्कुल। यदि इस जो रुझान जिस तरह से आ रहे हैं, मैं आपको पांचवें राउंड का रुझान बता दूं। 2319 वोट से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं चुनाव आयोग के आंकड़े के अनुसार, और प्रशांत किशोर को 8,971 वोट मिले हैं,
जबकि नीरज कुमार जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनको 6,652 वोट मिले हैं। तो लगातार 5वें राउंड में भी प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं और जो जानकारी आ रही है हमें सूत्रों के हवाले से कि 6ठे राउंड में भी प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। तो लगातार जिस तरह से प्रशांत किशोर ने बढ़त बना रखी है, हालांकि बहुत छोटी बढ़त है, लेकिन इससे ये दिख रहा है कि मुकाबला काफी कांटे का है। और सही कह रही थी आप कि बीजेपी ने जो उम्मीदवार सबसे पहले घोषित किया उसको जिस तरह से वापस लिया गया, उनके बारे में जिस तरह की बातें आई, फिर जो दूसरा उम्मीदवार दिया उनकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर भी जिस तरह की बातें कही गई, वहां से प्रशांत किशोर ने बढ़त बनानी शुरू कर दी। और लगातार उन्होंने अपने वोटरों के बीच यही रखा कि देखिए बीजेपी जो है चाहती है कि किसी को भी वो चुनाव मैदान में उतार दे तो उसकी जीत हो सकती है। बीजेपी ऐसा सोचती है और कुछ पार्टी के नेताओं के बयान का भी जिक्र उन्होंने किया, हालांकि कोई आधिकारिक बयान ऐसा आया नहीं था जिसमें उन्होंने कहा कि कुत्ता बिल्ली कोई भी खड़ा हो बीजेपी कहती है हम उसे जिता देंगे। तो जो वोटरों में नाराजगी थी वो यहाँ से और मजबूत होती नजर आई और यही कारण है कि जो नाराजगी बीजेपी के वोट बैंक में थी वो इस चुनाव में जो है खुलकर सामने आई। चूंकि अभी उपचुनाव था, सरकार बनाना गिराना कोई लक्ष्य नहीं था, तो ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर ने नीतीश एक बड़ी खबर आप बता दें जो आपने अभी बताई है दर्शकों को कि इस वक्त बांकीपुर में प्रशांत किशोर 2319 वोट से आगे चल रहे हैं। 5 राउंड अभी तक हो चुका है और उसके बाद 8,971 वोट के साथ 5वें राउंड में पीके इस वक्त 2319 वोट से आगे चल रहे हैं और बीजेपी को इस वक्त 6,652 वोट मिले हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी है और तीसरे नंबर पर आरजेडी की रेखा गुप्ता इस वक्त बांकीपुर सीट की ये ताजा हालात हम बता रहे हैं। नीतीश अपनी बात अब पूरी रखें आप। देखिए जो रुझान दिखाई दे रहे हैं उसमें एक संकेत साफ तौर पर दिख रहा है कि आरजेडी की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि लंबे समय से प्रशांत किशोर की कोशिश यही थी कि जो एनडीए का एक लंबे समय से यहाँ पर शासन चल रहा है उसके बीच एक जगह बनाई जाए। नीतीश कुमार के बाद जो एक नए पॉलिटिकल वैक्यूम की बात कही जा रही थी उसमें किसी तरह से एंट्री ली जाए, तो इस उपचुनाव से उसके जो संकेत हैं वो दिख रहे हैं। और जिस तरह से आरजेडी तीसरे नंबर पर यहाँ दिखाई दे रही है, तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय में तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रशांत किशोर जो है वो जगह लेने की कोशिश जरूर करेंगे आने वाले समय में। हालांकि ये सिर्फ एक उपचुनाव के रुझान से कहना अभी मुश्किल है, लेकिन जो संकेत दिख रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर ने आरजेडी के साथ साथ बीजेपी के भी वोट बैंक में सेंधमारी की है। यदि ये आगे भी जारी रहता है तो निश्चित रूप से बीजेपी और आरजेडी दोनों के लिए एक अपना सवाल मैं जोड़ देता हूं। और जब प्रशांत किशोर सवाल यही है कि आप बता रहे कि सेंधमारी की, तो आखिरकार किस तरह से इस पूरे चुनाव को मैनेज किया यहां पर प्रशांत किशोर ने? देखिए प्रशांत किशोर एक चुनावी रणनीतिकार रहे हैं, यही उनका पेशा रहा है, तो जाहिर है एक तरह से कहें कि एक विशेषज्ञता उनको हासिल है। और यही कारण है कि उन्होंने चुनाव मैदान में उतरना तभी तय किया जब उनको लगा ये उपचुनाव है। आपको याद होगा इससे पहले जब आम चुनाव थे वहां प्रशांत किशोर के नाम की चर्चा जरूर थी, लेकिन वो खुद चुनाव मैदान में आखिरी समय में हट गए। लेकिन उपचुनाव में उन्हें ये लगा कि जो वजहें थी आम चुनाव में उनके साथ वोटरों के नहीं जुड़ने की, वो इस वक्त नहीं है। और उस वक्त ये नहीं है कि यहाँ पर कोई सरकार का बनाना बिगाड़ना लक्ष्य नहीं है। बिहार में जो सामाजिक समीकरण के हिसाब से वोटिंग होती है उसमें किनकी सरकार बनानी है ये लक्ष्य तो होता ही है, साथ ही साथ ये भी लक्ष्य होता है कि किसको नहीं बनानी है, किसकी नहीं बनने देनी है। तो चूंकि ये सारी चीजें उपचुनाव में सामने नहीं थी, इसलिए प्रशांत किशोर को लगा कि जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है उनको अभी जोड़ने का विकल्प उनके पास है और ये वोट बैंक जोड़ा जा सकता है। परिस्थितियां भी उनके साथ आई और जिस तरह से शुरू में ही बीजेपी का उम्मीदवार जो है उसको लेकर जो विवाद सामने आया, जो दूसरा उम्मीदवार भी आया वो बहुत ज्यादा उसकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर सवाल खड़े हुए और प्रशांत किशोर के मुकाबले वो चेहरा शुरू से ही कमजोर दिख रहा था। बिल्कुल नीतीश, अब ऐसा बड़ा चेहरा क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ढूंढ पाई? क्योंकि ये तय है कि नितिन नबीन अगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, राज्यसभा जा रहे हैं, तो इस सीट पर उपचुनाव होने हैं। ये वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास था, उसके बाद भी कोई मजबूत चेहरा ना ढूंढ पाना ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति रही इस सीट पर वो कहीं ना कहीं कमजोर रही, जिसका फायदा इस वक्त प्रशांत किशोर को मिल रहा है। शुक्रिया आपका नीतीश और अनुराग हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और उधर संसद में जारी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है और विपक्ष ने पहले 2 हफ्ते तक छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन के मुद्दे पर संसद को ठप किया। अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी को अपना नया हथियार बनाया है। विपक्ष ने चढ़ावा चोरी को लेकर संसद में आज भी जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है।
वहीं राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। विपक्ष के रुख का ट्रेलर संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही दिख गया था। विपक्षी सांसदों ने फिर चढ़ावा चोरी को लेकर संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। एक बार फिर संसद भवन परिसर में दान पात्र रखकर उसमें चढ़ावा डाला। इसके अलावा विपक्षी सांसदों ने अमित शाह के खिलाफ भी प्रदर्शन किया। पिछले शुक्रवार को विपक्षी सांसदों ने चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर संसद परिसर में ड्रामा किया था। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव साधु के भेष में बैठे थे। उसके बाद देश भर में पप्पू यादव के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। कल दिल्ली में उनके घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चप्पल फेंकी गई। इसको लेकर आज संसद में माहौल गरमाना तय है। और समाजवादी पार्टी पप्पू यादव के समर्थन में है। पप्पू यादव के साधु वेश वाले प्रदर्शन के दौरान अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद, डिंपल यादव और बाकी सपा नेता मौजूद थे। लेकिन अब सपा के सांसद रामगोपाल यादव पप्पू यादव के नुक्कड़ नाटक पर सवाल उठा रहे हैं। रामगोपाल यादव ने कहा कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का संत समाज से कोई वास्ता नहीं है। देखिए, वो गलत था, क्योंकि जो राम मंदिर में चोरी हुई है उससे संतों का कोई वास्ता नहीं। तो बेसिकली गलत चीज थी, होना नहीं चाहिए था, गलत। सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी शुरुआती दिनों से राम मंदिर दान चोरी का मुद्दा उठा रही है। वो तो उठाएगी, उठाती रहेगी। कांग्रेस जब साथ आई तो विवाद गिर गया। अब दूसरी पार्टियों में कोई कमेंट नहीं करना। सरकार रचनात्मक काम ही नहीं करेगी तो अभिव्यक्ति तो आएगी नहीं उसके पास। तो नैरेटिव बनाएगी कि किस तरह से इस बात को घुमा के कहा जाए और दूसरों पे आरोप लगा दिया जाए। इसमें एक्सपर्ट हैं ये, इनका जाने कौन सा स्कूल है जिसमें ये चीज सिखाई जाती है। समाजवादी पार्टी अच्छे से जानती है कि इस मुद्दे पर उनकी सॉफ्ट हिंदुत्व वाली छवि को डेंट लग सकता है, इसलिए समाजवादी पार्टी अब इस मसले से खुद को अलग कर रही है। डिंपल यादव ने चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार पर अटैक किया। डिंपल यादव ने कहा कि सरकार चढ़ावा चोरी के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। उन्होंने सवाल पूछा कि इस मामले में आज तक एक पर भी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई। दिस इज जस्ट टू डिफ्लेक्ट द इशू एंड ये जो सरकार है is a complete sense of disillusionment in the government and people are disappointed by the government क्योंकि जिस तरह से चंदा चोरी करी गई, जिस तरह से जमीनों के घोटाला करे गए राम जन्मभूमि को लेकर, तो मैं समझती हूँ कि ये सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है और आज तक एक पे भी एफआईआर नहीं हुआ। बड़े बड़े लोग आखिरकार जो चंदा और जो दान पेटियों का जो पैसा था, जो लोगों ने धातुएं जो दी थी प्रभु श्री राम के चरणों में जो अर्पित करी थी श्रद्धा के भाव से, निष्ठा के भाव से, वो आखिरकार गई कहाँ? और ये जो हजारों करोड़ का जो घोटाला हुआ है, किस पे एफआईआर दर्ज करी आपने? क्या आपने ऊपर तक लोगों को पकड़ने का कुछ कार्य किया? और संसद भवन परिसर में साधु के वेश के प्रदर्शन के मुद्दे पर इतना बवाल बढ़ा कि कल एक युवक ने पप्पू यादव के घर पहुंचकर उन पर हमले की कोशिश की और पप्पू यादव की तरफ से चप्पल फेंकने के भी ये आरोप लगाए गए हैं। इसके बाद पप्पू यादव की टीम ने दिल्ली पुलिस को शिकायत की, जिसमें कहा गया है कि कुछ लोगों ने पहले से सुनियोजित साजिश के तहत पप्पू यादव पर चाकू से हमला करने की कोशिश की। शिकायत के मुताबिक हमलावरों का इरादा पप्पू यादव की हत्या करने का था। शिकायत में यह भी कहा गया है कि हमलावरों में से एक व्यक्ति एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने इस हमले के सिलसिले में 2 युवकों को पकड़ा है। दोनों यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले हैं। पप्पू यादव की तरफ चप्पल सुमित ने फेंकी थी, जबकि कहा जा रहा है कि उसका साथी हैप्पी शर्मा इस दौरान गाड़ी में मौजूद था। पप्पू यादव समर्थकों ने सुमित की जमकर पिटाई भी की। अब इस मामले में पप्पू यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। पप्पू यादव ने कहा है कि आज सुबह से उन्हें 4 बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। उनसे सनातन के अपमान का आरोप लगाकर माफी मांगने को कहा जा रहा है। पप्पू यादव ने पूछा है कि आखिर मैं किस बात के लिए माफी मांगूं। सुबह से 4 फोन धमकी मिल गई कि आज मार देंगे तुमको। आज मैं विश्व हिंदू परिषद से बोल रहा हूं, मैं बजरंग दल से बोल रहा हूं, तुम निकलोगे तुम्हें मार देंगे, माफी मांगो। अब मुझको समझ में नहीं आता किस बात को लेके माफी मांगे। चोरी आप कर रहे हो, आम आदमी की आस्था के साथ खिलवाड़ आप कर रहे हो, भगवान के साथ गद्दारी आप कर रहे हो, सभी तरह के संतों पर, शंकराचार्य पर हमला आप कर रहे हो।
काल ने भी संतों के द्वारा सब कुछ चोरी कर लिए। एक सिंधी संगठन ने 200 किलो चांदी का आरोप लगाया चंपत राय पर, और एक परिवार ने आरोप लगाया सोना के रामायण पर। उसका जवाब नहीं। आप कह रहे कल जो घटना हुई उसके बाद ही आपको अलग अलग अभी सुबह रिकॉर्ड किया क्या? अभी दरअसल कल शाम को पप्पू यादव दिल्ली में अपने सांसद आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी दौरान एक युवक वहां पहुंचा। उसने भगवा वेश में संसद भवन में प्रदर्शन को लेकर पूछा। जब तक पप्पू यादव कुछ समझ पाते, उसने पप्पू यादव की तरफ चप्पल फेंक दी। चप्पल फेंकने वाले युवक का नाम सुमित है, जबकि उसका दोस्त हैप्पी शर्मा पप्पू यादव के घर के बाहर गाड़ी में बैठा हुआ था। दोनों आरोपी बुलंदशहर के हैं और दोनों दोस्त हैं। इनमें सुमित गाजियाबाद में काम करता है। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किस तरह पप्पू यादव से सवाल किया, यह भी आप सुनिए। आपने कहां का सम्मान करा?